1.1 में का पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। अभी हमने क्या बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है ना, ए बराबर बीपी प्लस क्या आर, ये एचसीएफ निकालने का एक तरीका है, एक वे है। ठीक है, एचसीएफ निकालने का क्या है, वे है, एक अलग ही तरीका है। जैसे मान लीजिए कि अब अगर 2 से हम भाग कर रहे हैं 9 में, तो 2 चौके कितना होगा, 8 होगा, एक आ गया। अब या इससे अगर हम भाग करते हैं 2 में, कितना जाएगा, 2 एकम 2, 2 कट गया, हमारा क्या हो गया ये एच सी एफ बराबर 1। और ये पूरी तरह से यहाँ पे कट गया। सेम वही मेथड अब इसमें हम अपना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का वैल्यू हम क्या रखे हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है वही रहेगा, यानी कि 9। यानी कि ये हो गया भाज्य भाजक शेषफल, और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया है भागफल, और ये हो गया है, ये हो गया है क्या, शेषफल। ठीक है, अब 9 बराबर होने से बी का वैल्यू हो गया है हमारा क्या, अब ये हो गया है ए, ये हो गया है बी, ये हो गया है क्यू, और ये हो गया है आर। अब बी का वैल्यू कितना है, 2 है, बी क्यू का वैल्यू कितना है, 4 है, जोड़ 1। ठीक है, अब इस प्रोसेस यहाँ पे अब एचसीएफ अगर निकालते हैं, मान लीजिए कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों वे दोनों का दोनों हो गया भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अगर भाज्य संख्या निकालना है या इसके द्वारा एचसीएफ निकालना है, कि अब एचसीएफ अगर निकालना है तो हम ये प्रोसेस जब तक यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, जब तक शेषफल हमारा जीरो नहीं आता है, तब तक हम एचसीएफ निकालते हुए चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो सही किया है, तरीका जो हमने है वो सही किया है या नहीं किया है, उसका तरीका होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, जो क्या, शेषफल। मान लीजिए कि अगर हम 2, अब इसको हटा दे रहे हैं 2 सेकंड के लिए, मान लीजिए कि अगर 2 से अगर हम 9 में भाग कर रहे हैं, तो हमारा जो ये शेषफल आया है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके और जोड़ने के बाद भाज्य के बराबर आता है, तो समझ जाइए कि हमने जो डिवाइड किया है वो सही किया है। अगर नहीं आता है तो समझिए कि हमने डिवाइड क्या किया है, गलती किया है। तो 9 बराबर 2 गुना 4 जोड़ 1 बराबर 9 बराबर क्या आ जाएगा, 9। यानी कि ये एक जांच करने का मेथड हो गया, तरीका हो गया भाज्य का। ठीक है, उस रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इससे अगर हम चाहें तो एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं जी, हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए, आप तो ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो भाज्य होती है, जो छोटी होती है वो क्या होती है आपकी, भाजक होता है। तो अब बताइए 2 और 1 में सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी, 2 है, 2 यहाँ रखेंगे, और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 1। अब गुना करेंगे। अब फिर 2 से अगर हम यहाँ पे 1 से 2 में भाग कर रहे हैं, तो 2 बार में कटेगा, यानी कि 1 गुना 2 जोड़ कितना आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका क्या मिल गया, शेषफल 0। अगर शेषफल 0 मिल गया, तो अब समझ जाइए कि हाँ, यहाँ का प्रोसेस अब प्रक्रिया क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब आपका भाजक कितना हो गया यहाँ पे, 1, यानी कि अब आपका एचसीएफ हो जाएगा कितना, 1। तो दिक्कत, अब इसी मेथड से आपको एचसीएफ निकालना है, इस मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से। तो लोग हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है इसमें 135 और 225। ठीक है, अब इसका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करना है किस मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से। अब हम हल करेंगे, लिखेंगे माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और क्या है, बी है, जहां ए बराबर 225 और बी बराबर 135 है। क्योंकि क्यों या लिखेंगे इसलिए, या चूंकि हम लिखे क्योंकि ए सबसे बड़ी संख्या
होती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या होती है, इसीलिए 135 और 225 में हम ए को सबसे बड़ी संख्या मान लिए। ठीक है, करना रहा है आप सब किसी को? अच्छा, ठीक है, तब एक काम कीजिए, जब ये हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन जब समझा देंगे तो फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को और अच्छे तरीके से समझेंगे। कुछ तो समझ में आया है ना जी? ठीक। हाँ, सेम वही तरीका है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है ना, वो एचसीएफ निकालने का एक मेथड है। जैसे मान लीजिए कि एचसीएफ के द्वारा तो आप एचसीएफ फाइंड करिए, कहीं करिए, इसके द्वारा भी आप क्या करते हैं, फाइंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम जो निकालते हैं, एलसीएम जो निकाल रहे हैं, उसके द्वारा भी आप क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम के द्वारा आप एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो यदि आप एलसीएम के द्वारा एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उसको आप क्या नाम दिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि, किसके द्वारा अगर आप निकाल रहे हैं तो एलसीएम के द्वारा। सेम वैसा ही आप ए क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर के द्वारा अगर निकाल रहे हो, इसका मेथड क्या है कि जीरो से बड़ा होना चाहिए कि और बराबर होना चाहिए आर, और आर से बड़ा होना चाहिए क्या, बी। इस टर्म के अकॉर्डिंग तो इसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि जिस टर्म के अनुसार, जिस वे के अनुसार, जिस थ्योरम के अनुसार आप एचसीएफ फाइंड कर रहे हो, उसका नाम अलग रख दिया गया है। जैसे एचसीएफ के द्वारा एचसीएफ फाइंड कर रहे हो तो एचसीएफ रखा गया है, एलसीएम के द्वारा अगर एचसीएफ निकाल रहे हो तो उसको कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि, और इसके द्वारा अगर एचसीएफ निकाल रहे हो तो उसको कहा गया है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आसान भाषा में समझ रहे हो? अब कोई दिक्कत है आपको? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन आगे बनाए, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, डायरेक्ट पूछिए। ठीक, अब समझिए। अब मान लो, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अब प्रश्न से, अब प्रश्न से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या हाँ एल्गोरिथम लिखिए, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखिए, प्रमेयिका के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और ये जो थ्योरम है उनका, जो जीरो जो है वो बड़ा या बराबर होना चाहिए आर से, वो हर जगह आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तब ए सबसे बड़ी, ए तो का वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड है कि 225 है, बराबर बी का वैल्यू फाइंड है कि 135 है। ठीक है, अब क्यू का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, दो संख्या अगर जैसे मान लीजिए कि बी और सी दिया है, मान लीजिए कि बी क्यू दिया है या बी आर दिया है। ठीक है, तो अगर दो संख्याओं के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो साइन नहीं है, तो समझ लो कि दोनों के बीच में क्या चीज का सिंबल है, क्या चीज का साइन है, मल्टीप्लाई। तो बी और क्यू के बीच में क्या चीज का साइन है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई लिखेंगे हम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं, तब इसमें 135 से हम डिवाइड करेंगे 225 में, तो वन टाइम में जाएगा, यहाँ पे आएगा 135 और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 90। हाँ, तो अब आप समझ रहे हैं कि ये हो गया है बी, ये हो गया है ए, ये हो गया है ए, ये बी, ये क्यू, और ये क्या हो गया, आर। अब ए का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बी का वैल्यू लिखा हुआ है, क्यू का वैल्यू हमारा 1 आया है, और आर का वैल्यू कितना है जी, 90। अब बताइए 135 में और 90 में बड़ा कौन है, 135, फिर यहाँ पे लिखेंगे 135। अगर इस तरह फाइंड करने में दिक्कत हो रहा है, तो अब डायरेक्ट अब 90 आ गया यहाँ पे, अब फिर 90 से आप डिवाइड करिए 135, तो फिर तो ये हो गया, ये बी हो गया। अब क्यों निकालेंगे, यानी कि वन टाइम में जाएगा यहाँ पे 90, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 45। तो अब आर ये हो गया। ठीक है, तब फिर यहाँ पे लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, और फिर 45 में करिएगा। ठीक है, तो अब फिर 45 में करिएगा तो ये हो जाएगा डी, और 90 हो जाएगा आपका ए। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45। तो 45 पूजा होता है 90, 90 कट गया, यानी कि मल्टीप्लाई 2 प्लस कितना, 0। अब इसका हम यहाँ पे इसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो लिख रहे हैं, तो समझिए हम लिखेंगे अतः
इस स्थिति में हमें शून्य प्राप्त हुआ है, शून्य प्राप्त होता है, अतः यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है। इसलिए अच्छा लिखिए, सॉरी लिखिए, क्योंकि इस स्थिति में हमें इस स्थिति में हमें भाजक 45 भाजक 45 प्राप्त हुआ है। इसलिए 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा? 45। समझ रहा है? हाँ, मतलब प्रोसेस यहाँ पे समाप्त हो गया, तो आप अगले को ये बताइएगा ना कि हाँ भाई इसमें से भाज्य कौन सा है। मान लीजिए कि हमको ये मालूम नहीं है, अगर जैसे मैं मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हमको आ रहा है और आपको नहीं आ रहा है, तो आपको हम समझा रहे हैं ना जी, वैसे ही आप किसी को बताइएगा ना जी इस इक्वेशन के बाद कि हाँ इसमें आपका भाज्य कौन है, आप क्या समझे हैं, उसी वही तरीके को यहाँ पे लिख दिया गया है कि अब यहाँ पे अगर शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है हमें, जीरो, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अतः इस स्थिति में हमें शेषफल शून्य प्राप्त होता है या शून्य प्राप्त होता है। लिख लीजिए उसको, शेषफल शून्य प्राप्त होता है, अतः यह प्रक्रिया यही समाप्त हो गई, यानी कि अब इसके आगे भाग नहीं लगेगा। क्योंकि इस स्थिति में हमें भाजक 45 यानी कि 45 प्राप्त हुआ है, 45 हमें आया है, इसलिए 135 और 225 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा जी? 145। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है इसमें 196 और 38,220। इसको हल करते हैं, फिर से वही लिखेंगे, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B है, जहां A बराबर 196 A बराबर 38,220 और B बराबर 196 है। फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है। अब यहाँ पे लिखेंगे अब प्रश्न से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से E बराबर DQ प्लस R यानी कि 38,38,220 बराबर 196। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, भाग करेंगे हम, यहीं पे रफ करते हैं, तो 196 से अगर हम भाग करते हैं 38,220 में, एक बार में जाएगा 196 आ जाएगा, ये 6 आएगा, 12 में से 6 गया 6, फिर हो जाएगा ये 7, 17, 9 और 17, ये हो जाएगा कितना? 1, 2 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 9 बार में 1764, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये कट जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 बार में 980। ठीक है, पूरा पूरा कट गई, HCF तो आगे निकला नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 196 गुणे 195 और जोड़ कितना? 0, और फिर वो जो टर्म यहाँ पे हम लिखे हुए थे वही यहाँ पे लिखेंगे।
इस स्थिति में हमें शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, अतः वह प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इस स्थिति में भाजक 196 196 प्राप्त हुआ, इसलिए 196 और 34,220 का HCF 196 है। तो दिक्कत ये जो आप लिख रहे हो, ठीक है, इसको आप अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। ये समझ में आज केवल ये समझ में आ जाना चाहिए कि शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, प्रक्रिया खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब हमारा इस स्थिति में भाजक कितना हो गया है? अगर भाजक ये निकला है तो हमारा आंसर भी, हमारा HCF भी क्या होगा? वही होगा। तो मेरा है, अरे अच्छा देखो, कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि अगर हम 2 से अगर भाग कर रहे हैं 8 में, तो 2 चौके 8 यहाँ पे कट गया, तो हमारा भाजक यही ना हो गया जी। तो भाजक यही होगा, तो आंसर भी हमारा यही होगा, HCF भी यही होगा। लेकिन अगर हम यही चीज अगर हम यहाँ पे 9 में भाग करते हैं, ठीक है, तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे शेषफल क्या बच गया? 1। यानी कि अब फिर 1 से हमको क्या चीज में भाग करना होगा? 2 में। अभी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुआ है, तब फिर 1 से 2 में अगर भाग करेंगे तब हमारे यहाँ पे शेषफल 0 आएगा, तब ये हमारा भाजक प्राप्त होगा 1। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मेरा HCF निकाल रहे हैं, अगर हम अपना HCF निकाल रहे हैं 2 से 8 का, तो 2 चौके कितना हो गया? 8। जब हमको यहीं पे शून्य प्राप्त हो गया, फिर हमको प्रोसेस आगे बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं, अब बढ़ेगा ही नहीं। तब हमारा HCF क्या हो जाएगा जी? 2। हमारा भाजक अगर 2 है तो HCF भी क्या होगा? 2 होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 867। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 867 और 255। 255 फिर वही काम करेंगे, माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B है, इसलिए A बराबर 867 और B बराबर 255 होगा। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि A सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। ये हो गया। अब आगे लिखेंगे अब प्रश्न से, अब प्रश्न से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग है। एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं या तो हम प्रमेय भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है वहां से? क्लियर? तो हम चेक करेंगे सबका कॉपी, अगर कोई नोट नहीं किया होगा तो अपने बारे में के प्रयोग से A बराबर BQ प्लस R। ए का वैल्यू हो गया आपका कितना? क्योंकि ए सबसे बड़ी है तो यहाँ पे वैल्यू रखा गया है 867 255 मल्टीप्लाई अब हम करेंगे यहाँ पर रफ में 255 से भाग करना है हमको 867 में, यानी कि 3 टाइम में ले आएंगे यहाँ पे 765। अब 7 में से 5 गया तो 2 और 6 में से 6 गया, कितना बच जाएगा? 0 और 8 में से 7 गया 1।
ठीक है। अब हमारा ए ये है, बी है, पी ये है, आर ये है। ठीक है, तो अब हम क्यू लिखेंगे यहाँ पे पी और आर का वैल्यू रखेंगे कितना, 102। अब 255 और 102 में जो बड़ा होगा यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। अब 102 गुना, अब फिर 102 से हम भाग करेंगे इसमें 255 में, यहीं पे कर लेते हैं 255 में। तो अब दो बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 204। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक और यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि 102 गुना 2 आज और कितना 51, 151। अब आ जाएगा फिर यहाँ पे 102 बराबर 51 गुना, और फिर अगर अब 51 में अगर हम भाग कर रहे हैं 102 से, तो दो बार में जाएगा 102 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हमारा आ जाएगा 2। यहाँ पे 2 हो गया, अब प्लस शेषफल हमारा 0 बच गया है तो 0 हो जाएगा। अब शेषफल अभी हम दोनों क्वेश्चन बताए हैं कि शेषफल अगर 0 हो गया तो हमारा प्रक्रिया यहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, लिखेंगे चूंकि इस स्थिति में हमें शेषफल शून्य प्राप्त होता है, अतः यह प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। क्योंकि हाँ, क्योंकि इस स्थिति में भाजक 51 प्राप्त होता है, इसलिए इसलिए 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा जी, 51। कोई दिक्कत है समझने में, जोर से बोलिए, कोई दिक्कत है समझने में तो। चलिए ठीक, तुमको जी नोट करो, नोट करो, आगे देखिए। अच्छा, उस विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले पढ़ाई करेंगे। कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, जहां q पूर्णांक हो, q क्या हो जी, पूर्णांक हो। अब पूर्णांक का मतलब ये समझ जाइए कि इसके पहले भी आपको समझाया गया है। ठीक है, जिस टाइम आपको समझाया गया था कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, उसमें ये बताया गया था पूर्णांक के नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे जीरो के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी कि संख्याएं या तो माइनस में होनी चाहिए, या तो प्लस में होनी चाहिए, या तो जीरो हो, यही होगा, रूट में नहीं होना चाहिए। जिस संख्या का वर्ग निकल जाएगा वही आपका क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, अब आगे समझिए, हम लिखेंगे माना कि, हाँ हल आंसर लिख रहे हैं तो समझ जाएगा। ठीक है, और ये जो फॉर्म दिया हुआ है आपको, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का तो वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन बी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, 6 दिया है, क्यू का वैल्यू नहीं दिया है, आर का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, 5 दिया है। अब देखिए, अब आप ये कहिएगा सर कि आर का वैल्यू दिया है, तभी आप 1 2 1 3 5 में ये भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे आर का वैल्यू अलग अलग में चेंज होते जा रहा है, और बी का वैल्यू तीनों में सेम है। ठीक है, बी का वैल्यू क्या है, सेम है, तो बी का वैल्यू हम यहाँ पे रखे हुए हैं सेम है, यही कारण है। लेकिन आर का वैल्यू अलग अलग है, इसलिए हम आर का वैल्यू नहीं रख सकते हैं। अगर आर का तीनों में आर का वैल्यू एक ही रहता तो हम आर का वैल्यू यहाँ लिखते कि हाँ आर का वैल्यू इतना है, आर बराबर इतना है। ठीक है, तो अभी हमें बी का वैल्यू कितना फाइंड हुआ है, 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि किसी
धनात्मक, माना कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। माना कि किसी धनात्मक, माना कि कोई धनात्मक, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक किसे हटा दीजिएगा, यहाँ पे लिखेगा कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है, जहां b बराबर कितना है जी, 6 है, और q क्या है, पूर्णांक है। अतः 6 से a में भाग करने पर प्राप्त संभावित संभावित परिणाम क्या हो जाएगा, संभावित परिणाम r बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 और क्या 5। एन मोर वहां जाके बात करो, 0, 1, 2, 3, 4 और क्या हो जाएगा 5। इसका कारण है, जैसे मान लीजिए कि आपको इस टाइम बताया गया है कि 0 से बड़ा या बराबर होगा r, और r से बड़ा होगा क्या b। जैसे मान लीजिए कि आप भाग कर रहे हैं 2 से 8 में, तो 2 चौक 9 में 9 से भाग कर रहे हैं, तो 2 चौके 8, यहाँ पे शेषफल कितना मिल जा रहा है आपको, 1। अब हमेशा ये भाजक से शेषफल हमेशा क्या होता है, छोटा होता है किसी भी दिशा में। अब मान लीजिए कि अगर हम 6 से अगर भाग कर रहे हैं ए में, एक कौन सी संख्या अभी हमको मालूम नहीं है, मान लीजिए है कि ये कोई संख्या है, ठीक है। अब ए से अगर भाग करेंगे तो यहाँ जो शेषफल आएगा वो 6 से क्या आएगा, छोटा ही आएगा, 6 से बड़ा तो आ नहीं सकता है, या तो 0 आएगा या तो 6 से छोटा आएगा। तो अब यही इसीलिए हमने माना है कि संभावित परिणाम का हमने मान लिया कि हमने संभावना व्यक्त किया कि 0 से लेकर के 5 के बीच में कोई एक संख्या यहाँ पे नीचे शेषफल में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, कहा है कि 6 से अगर हम ए में भाग कर रहे हैं, यानी कि 6 से ए में भाग कर रहे हैं, तो जो शेषफल है, ठीक है, भाग करने पर प्राप्त संभावित परिणाम, परिणाम है यानी कि आर, इसीलिए आर लिखे हैं। ये शेषफल हमारा जो है वो 0 से लेकर के 5 के बीच में कोई भी संख्या आ जाएगा, 6 तो आ नहीं सकता, इसके बराबर तो आएगा नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए, हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने कहा था कि 0 या तो बराबर होगा नहीं, और नहीं तो इससे बड़ा होगा। तो मान लीजिए कि अगर बराबर होगा तो कट के तो वैसे भी 0 के बराबर आ जाएगा, कि नहीं आएगा। मान लीजिए कि अगर 6 में से अगर हम यहाँ पे भाग कर रहे हैं 2 से 8 में, 2 चौके कितना 8, तो कट गया, तो या तो हम यहाँ पे काट सकते हैं, या तो हम लिखेंगे कि 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, ये या तो 0 ही आ रहा है, और नहीं तो 1 आ रहा है, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा वो 2 से क्या आएगा, छोटा आएगा। 2 से बड़ा आएगा नहीं आएगा, यही हम बोले हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से ए बराबर डी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब ये नोट करिएगा, इसको हम मिटाएंगे ताकि नीचे वाला हम फिर ऊपर लिखें। ए का वैल्यू हो गया है कितना, हमने क्या माना है, कुछ नहीं, ए का वैल्यू तो इसमें दिया ही नहीं है, तो ए का ए ही लिखेंगे। अब बी का वैल्यू माना है, बी का वैल्यू कितना दिया है 6। अब क्यू का वैल्यू भी हमने नहीं माना है, क्योंकि क्यू का वैल्यू तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो क्यू प्लस, अब आर का जो वैल्यू यहाँ पे दिया है संभावित परिणाम, इसको हम लिखेंगे 0 बराबर ये हो जाएगा 6 क्यू। ये हो गया हमारा इक्वेशन कितना, सेकेंड। यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत आएगा, समझिए इक्वेशन ये हो गया। आप फिर लिखेंगे ए बराबर डी टी प्लस आर, ये हर दफा में आपको लिख लेना है, या तो आप ये छोड़ दीजिए, इसके बाद डायरेक्ट आप लिखना शुरू कर दीजिए कि ए बराबर 6q प्लस 1, ए बराबर 6q प्लस 2, ये जो इक्वेशन है रखा हुआ, ए बराबर 6q प्लस, अब 0 रख दिए हैं तो फिर 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2।
फिर रखेंगे ए बराबर 6 क्यूब प्लस 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ए बराबर 6 क्यूब प्लस 3, ये हो गया हमारा कितना इक्वेशन 4। ए बराबर 6 क्यूब प्लस 4, ये हो गया इक्वेशन 5। ठीक है, और फिर लिखेंगे ए बराबर 6 क्यूब प्लस 5, ये हो गया हमारा इक्वेशन कितना 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, समझिएगा। सबका वैल्यू रखे हैं, जो हमने संभावित परिणाम क्या माना था, 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, वही मान हमने रखा है। पहले 0 रखा है, फिर 1 रखे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर क्या 5। अब हम लिखेंगे इस स्थिति में विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, समीकरण 2, 4 और 6 होगा। अब यही क्यों लिखे हैं, अब धनात्मक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, विषम। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग नहीं लगे, शेषफल हमेशा क्या बचे, 1 बचे, उस संख्या कहते हैं विषम संख्या। विषम धनात्मक कह रहा है, यानी वो संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं लगे। अब बताइए, सबसे पहले यहाँ पे 6 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 2 से भाग लग जाएगा, शेषफल हमेशा क्या बचेगा, 0। अब 6 की +1 में अगर हम भाग करते हैं, तो 6 में भाग करेंगे तो 6 तो कट जाएगा, 2 के टेबल में आता है, 2 के ताड़े में आता है, लेकिन 1 नहीं आता है। तो ये हमारा एक विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब 6 में फिर 2 से अगर हम भाग करेंगे तो ये कट जाएगा और 2 भी कट जाएगा, तो ये नहीं। फिर यहाँ पे ये कट जाएगा, लेकिन ये 3 नहीं कटेगा। 6 और 4 दोनों कट जाएगा, 6 कट जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा, इसीलिए 2, 4 और 6 ये हमारा क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। क्योंकि समीकरण समीकरण 2, 4 और 6 2 से विभाजित नहीं है। हो गया, हो गया, यही आपका सेकंड का हल है। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको जब छुट्टी होगा दिया जाएगा, आप बना के लेकर आना है। कोई दिक्कत, समझिए, आगे समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी अधिकतम संख्या कह रहा है, यानी कि इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है 616, और एक दिया हुआ है कितना, 32। तो फिर हम लिखेंगे हल में, बढ़ जाओ, माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। जहां ए बराबर 616 है, बी बराबर क्या है, 32 है। क्योंकि क्योंकि ए सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। लिखेंगे अब प्रश्न से, यूक्लिड विभाजन समीकरण के प्रयोग से
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू है आपको 616, बी का वैल्यू है कितना 32। तो अब 32 से हम भाग देंगे कितना 616 में, तो एक बार में जाएगा 32, यहाँ पे आ जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा कितना बचा जाएगा 2, यहाँ पे बच जाएगा 6, और फिर हम भाग करेंगे। भाग करेंगे तो कितना बार में कर रहे हैं 8 बार में अगर जा रहे हैं तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ में लगा 1, 8 का 24, 8 25, 9 बार में जाइए। 9 दूनी 18 के 8 हाथ में लगा 1, और 9 का 27, 1 28, 288। ठीक है, अब 8 8 16, और 8 में से 8 गया 0, ये कट जाएगा। अब 8 से फिर हम भाग करेंगे किसमें, यानी कि 19 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे गुने 19, और शेषफल हमारा कितना बच गया 1 8, और फिर 32 और 8 में बड़ा क्या है आपका 32 बराबर 8 गुने, अब 8 से फिर भाग करेंगे किसमें 32 में, तो 8 चौका 32 कट गया, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 4, और शेषफल हमारा क्या आ गया है 0। अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे समझो, इस स्थिति में शेषफल शून्य प्राप्त होता है इसलिए या अतः यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है, क्योंकि इस स्थिति में भाजक कितना है 8 है, 8 प्राप्त होता है। इसलिए अब यहाँ पे एचसीएफ तो हमको निकालने के लिए कह नहीं रहा था, यहाँ पे हमको एचसीएफ निकालने, यहाँ पे क्या निकालने के लिए कह रहा है कि इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें हम मार्च कर सकते हैं। तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें ये मार्च कर सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए तो एचसीएफ निकालेंगे, कहेगा स्तंभों की संख्या मार्च करने के लिए तो स्तंभों की संख्या मार्च करने निकालेंगे। तो दिक्कत, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 अब हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जिसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का वर्ग कहते हैं हिंदी में, वर्ग कहते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या स्क्वायर, क्या कहते हैं स्क्वायर। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यानी कि m बराबर होना चाहिए क्या 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखे हैं कि इसमें कह रहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन इसमें केवल क्या कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब ये आने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज आना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, तो बहुत जगह ऐसा लिखा जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले लिखाए जाते हैं, हर कोई अपना अपना अलग अलग तरीका लिखाता है। ठीक है, अब इसमें हम बता दे रहे हैं आपको कि अब a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको का फॉर्मूला अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं मालूम है, ठीक है, तब इसको कैसे हम निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम अगले क्लास में बताएंगे आपको। अभी समझिए, तो लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में कि माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है a
है, क्या मान लिए? ए है जहां जहां बी बराबर 3 है। क्यों? क्योंकि अब देखिए ई जो फॉर्मूला है ये ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूला पर दर्शाया गया है। आर का वैल्यू यहाँ पे अलग अलग है, इसीलिए आर का वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसके पहले भी बताए हैं हम। बी का वैल्यू दोनों में सेम है, ये बी और बी दोनों में बी का वैल्यू क्या है? 3 दिया हुआ है, तो बी का वैल्यू सेम है, इसलिए हम बी का वैल्यू क्या लिखे हैं? 3 लिखे हैं। अब लिखेंगे अतः 3 से ए में भाग करने पर प्राप्त संभा संभावित परिणाम आर बराबर क्या होगा? 0, 1, 2। कारण क्या है अब समझिए। मान लीजिए कि अगर हम 2 से भाग करते हैं 9 में, ठीक है, या 3 से भाग करते हैं 11 में या 10 में, ठीक है। अब भाग अगर हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 क्यों 9। शेषफल हमारा यहाँ पे क्या बच गया? शेषफल हमारा क्या बचा है? 1। यानी कि ये जो भाजक जो है, इस भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होगा। या तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई एक संख्या रख दे, जैसे मान लीजिए कि ए ही रख दे रहे हैं हम, तो अगर यहाँ सॉरी 3 है, तो अब इस 3 से ये एक क्या है? छोटा है, कितना छोटा है? अभी कब मालूम प्राप्त हुआ हमको? जब 3 के टेबल में 3 से भाग लगने वाला कोई संख्या यहाँ पे रखते हैं तब, ठीक है। या तो यहाँ पे 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, और नहीं तो क्या आएगा? 2 आएगा। ये किससे छोटा है? यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि भाजक से हमेशा छोटा होता है क्या? शेषफल। भाजक से हमेशा छोटा होता है क्या? शेषफल। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि 6 से अगर हम भाग कर रहे हैं किसमें? 2 में, तो अब यहाँ जो भाजक आएगा, यहाँ पे जो भाजक आएगा वो 6 से छोटा आएगा, तो हम मान सकते हैं यहाँ पे अब 6 के टेबल में ए नहीं आता है, तो हम मान लिए कि 0 से 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इसी 6 संख्या में से कोई एक संख्या यहाँ पे आएगा जो किससे छोटा है? 6 से छोटा है। सेम वैसे ही इस संख्या में हम ए माने हैं 3 से ए में भाग कर रहे हैं, तो 3 से हम भाग करेंगे किसमें? ए में। अब 3 से भाग किए हैं तो यहाँ पे जो संख्या आएगा या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, और नहीं तो क्या आएगा? 2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 0, 1, 2 तो किससे छोटा है? 3 से छोटा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से समझिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, बी का वैल्यू मालूम नहीं है कितना? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना मालूम है हमको? 0। सबसे पहले 0 लिखेंगे हम, ठीक है। तो 0, तो ये हो जाएगा 3 क्यू। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहीं तक छोड़ दिए थे, क्यों? क्योंकि इसमें वर्ग निकालने के लिए नहीं कह रहा था। अब इसमें वर्ग निकालेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ए बराबर क्या है हमारा? अब ए बराबर आ गया है हमारा 3 क्यू प्लस 0, यानी कि इसको हम कर देंगे 3 क्यू, ठीक है। ध्यान से अब हम क्या करेंगे कि हमको स्क्वायर कह रहा है निकालने के लिए, वर्ग निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे? वर्ग करने पर। कारण समझिए, दोनों पक्षों में वर्ग क्यों करेंगे? क्योंकि एक संख्या में अगर वर्ग करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो अलग हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों संख्या में वर्ग कर रहे हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो वैल्यू क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू का हम क्या कर दिए? स्क्वायर। अब लिखेंगे यहाँ पे ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू क्या? स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे माना या जहां क्यू बराबर क्या है? एम माना, ठीक है। या हम ये भी लिख सकते हैं, ये अगर ऐसा नहीं लिखना है तो लिखिएगा
कि माना कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एम। क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, एम, यानी कि क्यू स्क्वायर को हम क्या मान लिए, एम मानेंगे। कब मानेंगे, अब समझिएगा। अब हम ए स्क्वायर में, अब इससे हमको क्या चाहिए यहाँ पे, थ्री चाहिए ना, तो इसमें से थ्री कॉमन लेंगे हम, तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर थ्री, और फिर अंदर आ जाएगा थ्री क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि थ्री थ्री का नाइन, तीन चार नौ, नौ का नौ हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब क्यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे हो गया ना, तब इसको पूरा तरीके से लिख दीजिए कि जहां थ्री क्यू स्क्वायर बराबर क्या हमने मान लिया, एम मान लिया। थ्री क्यू का स्क्वायर का वैल्यू हमने क्या मान लिया, एम। तब अब लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, थ्री एम। थ्री एम के रूप का आ गया यहाँ पे, एम का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, थ्री एम के रूप का आ गया। अब दूसरा संख्या बनाएंगे, अब समझिएगा इसी का। अब सुनो, रुको पहले, अब दूसरा संख्या फिर लेंगे, ए बराबर क्या लेंगे हम यहाँ पे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए बराबर थ्री क्यू आर प्लस क्या, वन। तो क्यों लेंगे, क्योंकि प्रमाणित संख्या क्या हम लगाए थे, जीरो वन और क्या टू। अगर संख्या में वन तक ही अगर हमारा वैल्यू आंसर मैच कर जा रहा है, तो ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि इक्वेशन हमारा क्या हो गई, टू, और ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया था, वन। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, यानी कि अब ये हो जाएगा ए का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन का स्क्वायर, थ्री क्यू प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, ये निकाल दें नीचे वाला। अब समझिए, यहाँ पर फिर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तब इसको लिखेंगे थ्री क्यू का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री क्यू प्लस क्या, वन, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और क्या बी। हमने इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिए, बी, उसी रूप में इसको रख दिए। अब फिर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, थ्री का करेंगे तो ये हो जाएगा नाइन क्यू स्क्वायर प्लस वन प्लस थ्री टू सिक्स क्यू। ठीक है, अब इसको एक जगह कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर नाइन क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू प्लस क्या हो गया, वन। मतलब इसी को हम कर दिए हैं। अब लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, अब इसमें हमको चाहिए कितना, थ्री एन प्लस वन, तो अब थ्री एन कॉमन लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थ्री, ये हो जाएगा थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू प्लस वन, क्योंकि ये तो थ्री से छोटा है ना, तभी तो थ्री के टेबल में ये आएगा नहीं, इसको हम अलग कर देंगे, ये दोनों में से हम थ्री ले लेंगे। तो तीन के पैरा में नौ कई बार में आता है, तीन बार में, और तीन के पैरा में छह कई बार में आता है, दो बार में, तो दो लिख दिए हैं, यहाँ पे तीन लिख दिए हैं, और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, क्यूब का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे फिर जहां तो अब यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर थ्री, यहाँ थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू बराबर क्या हमने माना है, एन, तो ये हो जाएगा थ्री एन प्लस वन के रूप का प्रमाणित। लास्ट में नीचे लिख देंगे क्या, प्रमाणित। यानी कि क्वेश्चन है वो हमने सिद्ध कर दिया कि हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा था बुकला, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किसी पूर्णांक एन के लिए दर्शाना था, प्रयोग करके दर्शाई, तो हमने दर्शाया ना जी, बता दिया ना कि हाँ प्रयोग करके कि हाँ यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से ये थ्री एम और थ्री एम प्लस वन के रूप का है। समझ रहा है कि नहीं, आगे समझिए। अब क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए कि आपका फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझने के लिए आप सब किसी को ए प्लस बी का होल क्यूब आना जरूरी है। अगर ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9 अब घन कह रहा है, ठीक है। अब घन निकालना है हमको 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 3 9m प्लस 9m प्लस 8 के रूप का है। जैसे मान लीजिए कि इसको आने के लिए अब सबसे पहले हम समझते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब हम समझ रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यही कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आप बताइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आप लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है जहां बी बराबर क्या है 9 है। क्यों? क्योंकि फिर से यहाँ पे 9 का वैल्यू सब जगह क्या है सेम है। अगर वैसे ही अगर आर का वैल्यू अगर सब जगह सेम रहेगा तब हम आर का वैल्यू रखते हैं। अगर जैसे 9 का बी का वैल्यू सब जगह सेम है, ठीक है, तो बी का वैल्यू रख रहे हैं। अगर बी का वैल्यू सेम नहीं रहता तो जैसे आर का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं वैसे ही बी का भी वैल्यू फाइंड करके हम क्या करते क्वेश्चन को सॉल्व करते। लेकिन अभी ए का बी का वैल्यू दिया हुआ है इसीलिए बी का वैल्यू हमने माना है, ठीक है। जहां ये क्या है ये एक पूर्णांक है, अतः 9 से ए में भाग करने पर प्राप्त संभावित परिणाम क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्योंकि वो आएगा तो 9 से क्या आएगा छोटा ही आएगा। अब लिखेंगे अब प्रश्न से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आर। अब ए बी का वैल्यू है 9, क्यू का वैल्यू नहीं है और आर का वैल्यू क्या है 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या बराबर हो जाएगा 9 के। ये हो गया हमारा समीकरण क्या 1। तो दिक्कत नहीं है। अब हम यहीं पे सामने बना रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन सारा सामने रहेगा। अब समझिए लिखेंगे कि दोनों पक्षों में घन करने पर यानी कि ये हो जाएगा ए के बराबर तो ध्यान से समझो ए के बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू का पावर क्या क्यू। अब ए क्यू बराबर अब 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू कितना 9 9 9 जा 81 अब मल्टीप्लाई 9 यानी कि 729। तो देखो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 729 क्यू का पावर 2। अब हमको 9m के रूप का चाहिए तो हम इसमें से लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9। इसमें से हम क्या ले लेंगे जी कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे कॉमन। अब इसमें से हम डिवाइड करेंगे इसमें तो आ जाएगा हमारा 81 क्यू का पावर कितना क्यू नहीं हो रहा था। आप डिवाइड करके देख लीजिए एक बार 9 से डिवाइड करिए 729 में 9 8 जा 72 कट गया ऊपर से 9 आया 9 1 जा कितना कट गया 9 यानी कि आपका भागफल कितना आ गया 81 लिखेंगे। अब लिखेंगे चूंकि या यहाँ पे लिखेंगे माना कि
m बराबर 81 क्यू का पावर कितना हो जाएगा क्यू। ठीक है, तब हम यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू का वैल्यू आ गया 9m, यानी कि पहला हमने साबित कर दिया ये किस रूप का है जी 9m का। 9m पहला हमने साबित कर दिया, अब हमको साबित करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का। अब अगला बना रहा है ऊपर, उठा दे, हो गया। अब हम बात करेंगे 9m आ गया, अब हम 9m प्लस 1 को साबित कर रहे हैं, समझिएगा। फिर हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए बराबर 9q प्लस 1, ये समीकरण 1 2 हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्ष में क्या करने पर घन करने पर, यानी कि ए क्यू बराबर 9 प्लस 1 का होल क्यूब 9q प्लस 1 का होल क्यूब। लिखेंगे ए क्यू बराबर 9q का पावर क्यूब प्लस 1 का पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 9q इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यू का। अब फिर लिखेंगे ए क्यू बराबर 729 का पावर क्यूब प्लस 1 प्लस 981 81 3 जा 243 का पावर क्यू स्क्वायर प्लस 1 सॉरी प्लस 9 का 27 क्यू। ठीक है, अब हम इसमें से हमको 9 कॉमन लेना है, तो हम क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 81 क्यू का पावर क्यू प्लस, ठीक है, अब 9 से भाग करेंगे 243 में, 9 दूनी 18, यहाँ पे आ जाएगा 27 क्यू का पावर स्क्वायर और प्लस 9 तिरका 27 क्यू प्लस क्या 1 क्यू, क्योंकि 1 यहाँ पे ऑलरेडी है। अब लिखेंगे ए का पावर क्यू इज इक्वल टू 9, ये तो लिखेंगे माना कि 81 क्यू का पावर क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर क्या एम, यानी कि 9m प्लस 1 के रूप का ये प्रूफ हो गया, साबित हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस जो है, एक लाइन का प्रोसेस हम छोड़े हुए हैं, कारण कौन सा प्रोसेस है कि इसको एक जगह करना, जैसे पावर क्यू है उसके बाद पावर 2 करना, फिर पावर 1 करना, उसके बाद से 1 डालना, ये प्रोसेस हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ये प्रोसेस कर सकते हैं ऐसे 729 क्यू का पावर क्यू प्लस 243 क्यू का पावर स्क्वायर प्लस 27 क्यू और प्लस क्या 1, और तब इसके बाद आप प्रोसेस लगा सकते हैं ये वाला। ठीक है, आप मान लीजिए कि अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट करिए ना, हम अलग बना रहे हैं, नोट कर लिए, मिटा दें। अब 9m प्लस 1 के रूप का हमने बता दिया, फाइन कर दिया। अब हम फाइन करेंगे क्या 9m प्लस 8 के रूप का। समझिए, फिर लिखेंगे हम क्या ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए इज इक्वल टू 9q प्लस कितना 2, ये हमारा समीकरण कितना हो गया जी। फिर क्योंकि 0 और 1 रख लिया है हम, तो हम क्या रखेंगे 2। अब समझिएगा,
दोनों पक्षों में धन करने पर पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा। नोट करने के लिए समझ देंगे हम। ए क्यूब बराबर 9 प्लस 2 का पावर क्यूब। फिर करेंगे ए क्यूब बराबर, अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 9 क्यूब का पावर होल क्यूब प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 9 क्यूब का पावर स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 का पावर स्क्वायर और प्लस 2 का पावर क्यूब। ठीक है। अब जो पहले हम लिख रहे थे ना, पहला जो फॉर्मूला हम लिख रहे थे कि ए प्लस बी का पावर होल क्यू का होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² लिख रहे थे ना। तो अब इसमें बी वाले को लास्ट में हमको भेजना पड़ रहा है, फर्स्ट में से उसको कहाँ भेजना पड़ रहा था, लास्ट में, इसलिए डायरेक्ट ही हम इसको कहाँ रख दिए हैं, लास्ट में। इसको अब इसको 1 नंबर में, इसको 2 नंबर में, इसको 3 नंबर में, और इसको कहाँ रख दिए हैं, 4 नंबर में लास्ट में, ताकि अब हमको इसको बदलना और अच्छे से करना नहीं पड़ेगा। अब हम क्या किए हैं, इसको अब लिखे हैं ए क्यू बराबर, ये हो जाएगा 729 क्यू का पावर क्यू प्लस 9 9 जब 81, 81 3 243, 243 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 8 और ये हो जाएगा कितना 4, यानी कि ये हो जाएगा 486 क्यू का पावर स्क्वायर। फिर प्लस 9 3 जा 27, 27 में हम भाग करेंगे कितना से, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 से बन गया 28 का 8 कैरी हो गया 2 और 4 2 जा 8 और 2 10, यानी कि ये हो जाएगा 108 क्यू प्लस 8 क्यू, क्योंकि 2 का पावर क्यू कितना होगा हमारा 8, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 को 3 बार करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 और 4 गुने 8। ठीक है। अब इसमें से फिर हम 9 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको 9 नहीं चाहिए, 9 कॉमन ले लेंगे हम। तब लिखेंगे यहाँ पे 81 क्यूब का पावर क्यूब प्लस, अब 9 से इसमें भाग करेंगे हम, 846 में 9 से भाग करेंगे तो 9 चौका 36, 9 पचे 45, कट गया, ये आ गया 3, 9 चौका 36, कितने बार में कट गया जी, 54 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे 54 क्यूब का पावर स्क्वायर प्लस, अब 108 में भाग करेंगे। ठीक है। अब 108 में भाग कर रहे हैं 9 से, तो 9 एकम 9 कट गया, 8 आया, फिर 9 दूनी 18, कितना गया 12 क्यू, आइए हो गया प्लस कितना 8। अब ए का पावर क्यू बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 9। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि 81 क्यू का पावर क्यू प्लस 54 क्यू का पावर स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा m। अब इसका वैल्यू हम m मान लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे m, आप प्लस कितना हो गया m, यहाँ पे लिख देंगे प्रमाणित।